तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे दो पेयर हमें मिलेगा। जैसे जब मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था तो याद होगा आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल की जब मैंने बात किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एक ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड हो या x प्लस वाई प्लस टू हो, इसमें अगर दो अलग अलग वेरिएबल होंगे तो उसे हम लोग अलग नाम दिए थे। याद है कुछ? यस सर। क्या नाम दिए थे हमने? सर नाम दिए थे, ये याद है। क्या नाम दिया था बताओ? ये नहीं याद है। हाँ, उसका नाम हमने दिया था मोनो वेरिएंट, यूनी वेरिएंट, बाई वेरिएंट, ट्राई वेरिएंट। ठीक है, वेरिएट हमने नाम दिया था, बाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट, टेट्रा वेरिएट। तो जहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी बाई वेरिएट, उसी ट्राई वेरिएट, उसी टेट्रा वेरिएट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो पेयर में होगा। मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमें इक्वेशंस देखने को मिलेंगे। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँगा, इक्वेशन वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है उसका मतलब ये होता है कि चीज़ें बैलेंस्ड हैं। जैसे आप कोई सामान परचेज़ करने जाते होगे तो शॉप पे जब जाते हो तो जो तराजू होता है, देखा आप लोगों ने तराजू? तो उसमें क्या होता है कि हाँ, उसमें आप कोई सामान परचेज़ करते हो तो अगर 1 kg आप मैंगो ले रहे हो तो 1 kg मैंगो के बराबर जो है उतना वेट रखा जाता है। फिर देखते हो कि जब दोनों ही इक्वल पोजीशन में होगा तब जाके आप उसे परचेज़ करते हो। तो वहाँ पे भी जो आप मैंगो ले रहे हो, जो उसका वेट है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड वेट है, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इक्वेशन शो कर रहे हैं। मतलब अगर ये मैंगो इस वेट के बराबर है तभी जाके हम इसे लेंगे, तभी वो चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। तो वैसे ही जितने नंबर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, हर चीज़ें बैलेंस्ड है, हर चीज़ बैलेंस्ड है। तो वैसे अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस्ड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x और y कोई अननोन टर्म्स है, जब इसका सम हम निकालेंगे तो हमेशा 2 के इक्वल ही आएगा। मतलब इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू कुछ भी है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS दिया हुआ है। ये तो इक्वेशन का मतलब हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टू वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, टू वेरिएबल्स। और यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो अलग अलग वेरिएबल हो। जैसे मान लो हमारे पास एक वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ पे a, b और c स्मॉल है और एलिमेंट ऑफ उसका रियल नंबर है, और x और y यहाँ पे वेरिएंट है, मतलब वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स है। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो इस टाइप का जो है एक हमें इक्वेशन मिल गया जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और रियल नंबर्स हैं, मतलब x और y के कोफिशिएंट दे दिया हुआ है। सिंगल वेरिएबल हो गया, मतलब सिंगल इक्वेशन हो गया। अब एक इसी के इक्वल में एक और वेरिएबल्स होगा, मतलब एक और इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल सेम होंगे लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग होगा। जैसे पहले वाले में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया था, दूसरे में मान लो आप dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ऐसा दे दिया हो, या कुछ भी दे दिया हो, मतलब अलग अलग कोएफिशिएंट दे दिया हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि टू इक्वेशन और टू वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने अननोन टर्म्स होंगे उतने ही हमारे पास उतने इक्वेशंस होंगे। अब देखिए, अभी क्या है कि इस चैप्टर में जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में एक पूरा एक रोड मैप हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और उसके बाद से फिर मैं एक एक पार्ट को अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। एक आप बोर्ड पे देख रहे हो कि एक लीनियर, यहाँ पे एक ग्राफिकल मैपिंग दे दिया मैंने इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है, अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे अभी फिलहाल। तो जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। नॉर्मली लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व ही करना है बस। इसमें देखो, पहला है ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका हम ग्राफिकल सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब ग्राफ से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और CR मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सॉरी CM इसे कर लो, CM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो ग्राफिकल सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे,
लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो आपको पता है कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ एक स्ट्रेट लाइन। हाँ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे मान लो अगर मैं ये एक्सिस मान लूँ, ये एक्स एक्सिस मान लूँ, तो इस एक्स एक्सिस पे ये एक कोई ग्राफ एक लाइन है जो ऐसे इसे कट कर रही है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे इसे ये जो वॉच का पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे वो कट कर रही है। तो एक लाइन हो गया, यानी एक लीनियर इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स हो गया। और एक दूसरी लाइन ऐसे मान लो, ऐसे बना लिया है, y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक। तो हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन है और दो लाइन बनेगी। दोनों इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है इसमें? अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब ग्राफिकल सोल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों इक्वेशन का हम पॉइंट जो होगा उसका फाइंड आउट करके एक ग्राफ पेपर पे वो पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद उसे मिलाएंगे तो जो भी शेप बनेगा एक लीनियर शेप ही बनेगा। तो एक इक्वेशन का एक लीनियर शेप बन गया, दूसरे इक्वेशन का लीनियर शेप बन गया। दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे एक ग्राफ ऐसे बन गया, दूसरा ग्राफ ऐसे बन गया, तो जहाँ पे ये दोनों कट किए हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे कट किए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो उसका सोल्यूशन होगा। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे और इससे परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। जहाँ पे ये कट करेंगे एक्स और वाई पे वो उस ग्राफ का मतलब वो उस पॉलिनोमियल का या फिर वो उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे हमें सोल्यूशन निकालना है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे, और कितने इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हम जानेंगे। कुछ समझ में आया कि ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब अगर मान लो कोई जगह है, ठीक है, जो कोई जगह खाली है, ठीक है, कोई जगह खाली है या फिर उस पोजीशन पे कोई है और आप उसे हटा के किसी और को रखना चाहते हो वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी अभी इस समय जो है चुनाव चल रहा है ग्राम प्रधान वगैरह का, तो चल रहा है ना, पता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो चल रहा है। तो जो पिछले 5 साल से ग्राम प्रधान है उसको अब हटाने की बारी आ गई है, यानी उसको हटा के कोई और उसके जगह पे आएगा, यानी उसका पोजीशन कोई और लेगा, या तो वो अपनी पोजीशन को वापस से ले ले, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट, एक चीज़ जो वहाँ पे बना हुआ है, जो पिछले 5 साल से बना हुआ है, उसको कोई दूसरा कैंडिडेट आगे उसे हटा दे रहा है, हटा के उसे रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। अब उसकी पहले जो है, पहले प्रधान की जो उसमें वो चल रहा था, प्रधान मतलब गांव को लेके वो अपना जो भी विकास वगैरह वो कर रहा था, लेकिन अब उसकी जगह हटा के कोई दूसरा आएगा, दूसरा आदमी आएगा जो उसको संभालेगा, पूरे गांव का जो कार्यभार है वो संभालेगा। वैसे ही यहाँ पे टू इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में भी क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स और वाई, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करना, हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करके, यानी एक्स की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे हम वाई से, ठीक है। जब रिप्लेस कर देंगे तो एक्स पूरा हट जाएगा, सिर्फ हमें वाई बचेगा, तो वहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक्स और वाई है तो एक्स की वैल्यू दूसरे एक्स में पुट करेंगे तो उसे वाई के फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद से हम उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। बाकी के आता है फिर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक, कोई काम कर रहे हो, आपके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट बन रही है, ठीक है, रुकावट बन रही है, तो अब उस रुकावट से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है तुम हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, तो वो अगर नहीं हट रहा है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपका कि वहाँ से उस रुकावट को हटा दें, हम हमेशा के लिए हटा दें, या जैसे भी वो हटा दें उसे हम। तो जो भी हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है उस रुकावट को हम हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो होता है एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से क्या करते हैं हम, जब दो इक्वेशन बनेगा तो इनमें से हम क्या करेंगे, एक पेयर को हटा देंगे, यानी एक एक्स को हटा देंगे या फिर एक वाई को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, एक बचेगा, और एक जब बचेगा तो उसे आसानी से हम ढूंढ लेंगे। फिर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये क्या होता है कि दो इक्वेशंस होंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इसके जो पैरामीटर हैं उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सर बताइए। सर ग्राफिकल मेथड में जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे दोनों लाइन कट किया, जहाँ पे किया दोनों लाइन, अगर कट नहीं करे तो हाँ उसके बारे में, इंटरसेक्ट। हाँ बाबू उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि ग्राफिकल मेथड मतलब ये होता है, ग्राफिकल सोल्यूशन मतलब ये होता है कि लाइन आपस में कट करे, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन होगा। अब जब हम ग्राफ पढ़ेंगे हो सकता है कि लाइन कट ना करे, हो सकता है कि लाइन टच ना करे, हो सकता है कि वो जस्ट टच करके निकल जाए, हो सकता है कि वो पैरेलल हो जाए, हो सकता है कि वो ओवरलैप करे। तो बहुत सारे केसेस होंगे, उन सारे केसेस के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिक टाइप्स प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, इस पे बेस्ड हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो और आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। आप कोई बताओगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कोई भी, एनीवन? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? सर जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। ओके, और कोई? और कोई समथिंग डिफरेंट? चलिए ठीक है, देखिए जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर मतलब होता है कि एक स्टेट। अब लीनियर के लिए हमने देखा था कि जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इक्वेशन है यानी इज इक्वल टू समथिंग है। जैसे मान लो अगर हमारे पास है ax प्लस बी, ठीक है, अगर सिर्फ इतना है ax प्लस बी है, इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल भी है, नो डाउट पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल के साथ इक्वेशन भी है क्योंकि इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है। यानी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब हमें पढ़ना क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है। हाँ बताइए। अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो मतलब वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। सर इज इक्वल टू 0 तो हर चीज में रहेगा ना। अगर कुछ भी लिखा है इज इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, मतलब वो लीनियर। नहीं, ऐसा नहीं, इज इक्वल टू 0 रहेगा ये कोई गारंटी थोड़ा है। ये कौन क्या कि इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, आप क्वेश्चन तुमने सही पूछा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे क्या वो इक्वेशन होंगे, तो आंसर है हाँ होंगे, 100% होंगे। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सभी इक्वेशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमेशा हम यही लिखते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एफ एक्स एक्स का फंक्शन है ये, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखते हो ना, तो हमेशा वो इक्वल टू समथिंग इक्वल होता है, लेकिन इक्वल टू 0 होता है। ये कौन कह दिया आपको कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता? कोई जरूरी थोड़ा कि 0 के इक्वल हमेशा होगा। जब उसके रूट्स मिलेंगे तब तो, यानी x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिस पे वो पॉलिनोमियल 0 होगा, तब जाके हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अदरवाइज हम उसे हमेशा एफ एक्स इज इक्वल टू ही लिखेंगे। यानी इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब वो इक्वेशन है। इसका मतलब जो कंक्लूजन निकला कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास जो है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स,
दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। एक वेरिएबल हमारे पास x है, दूसरा y है। एक x दूसरा y है। तो मान लीजिए एक मैं ले लिया हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक मैंने ये ले लिया है और दूसरा मैं ले रहा हूँ, या एक काम करता हूँ मैं इसे a1 b1 और इसे c1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और एक दूसरा इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और एक दूसरा मैं ले रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। बाकी के a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखो, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन मतलब ये है कि जिसकी डिग्री या पॉलिनोमियल कितना होगा, 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है, ये इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दो इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कौन क्या है वो देख लेते एक बार। a1 a2 b1 b2 c1 c2 r इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे। बाकी x एंड y आर वेरिएबल्स। डिग्री इज कितना होगा, डिग्री इसका 1 होगा। अब देखो इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है इस लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी तो मैंने दो इक्वेशन लिया है, अगर मैं सिंगल इक्वेशन लेता है, एक इक्वेशन लेता है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखो, और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसा लिखना है कि जो a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो गया, ठीक है। और आपका जो है a b एंड c इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x और y कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो कभी भी a इज इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हुआ तो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा? फर्स्ट सर 1 वेरिएबल। हाँ 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल नहीं हो सकता है। अगर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स होगा, 2 वेरिएबल्स होगा? नो सर, नहीं होगा। सेकेंड पार्ट। थर्ड, अगर मान लो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, तो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा? यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, a 0 नहीं है इसका मतलब ax होगा, b 0 नहीं है इसका मतलब by होगा, c 0 है मतलब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी तो एक नंबर ही है। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये हो गया। फोर्थ ले लो, अगर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होगा, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होगा, ठीक है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं, लीनियर इक्वेशन तो होगा लेकिन ये 1 वेरिएबल्स होगा, ठीक है, 1 वेरिएबल्स होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो एक और ले लो, फिफ्थ ले लो, अगर a नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर होगा तब भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा लेकिन ये 1 वेरिएबल होगा, और ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा। ये बात समझ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातों टाइप का है ये, कि आपके जो बेसिक एग्जाम्स वगैरह में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि देखो गुमराह करने के लिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होगा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होगा। तो ये वहाँ पे आपको समझना है, देखना है
कि चाहे वो 1 वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो 3 वेरिएबल्स हो, चाहे कोई भी कितने भी वेरिएबल्स हो, अगर लीनियर की बात कर रहा है, सिर्फ इतना मेंशन किया है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, उस कंडीशन में डजेंट मैटर कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब एटलीस्ट 1 वेरिएबल्स होना चाहिए। लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया कि लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, विद 2 वेरिएबल्स, विद 3 वेरिएबल्स या n वेरिएबल्स, जितने भी हो, उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स चेक करना है कि उतने वेरिएबल्स है कि नहीं है। अगर होगा तो वो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक बातों पे फोकस किया था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल। अब हम आते हैं टू द पॉइंट पे आते हैं कि जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा था सोल्यूशन ऑफ मतलब ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी ग्राफ के हेल्प से हम निकालेंगे क्या चीज़, सोल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का। हाँ, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, हम ग्राफ की हेल्प से उसका सोल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या नेचर हो सकता है ग्राफ का, ग्राफ कैसा बन सकता है उसका, ठीक है। तो सारी कंडीशन का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो आप लिखो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कैसे आप प्लॉट करोगे ग्राफ, अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा तो, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ग्राफ देखा था अच्छे तरीके से कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, क्वाड्रेटिक हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया था। तो वहाँ पे यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कि जैसे 2 लाइन है तो जाहिर सी बात है 2 लाइन की जो 2 लाइन्स होंगी उनकी प्रॉपर्टी सेम तो होगी नहीं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, अलग अलग तरीके से वो जाएंगी, उनकी मन की मर्जी है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जितना भी हो सकता है, जितना भी हम सोच सकते हैं या जितना भी वो लाइन सोच सकता है, वो लाइन जिस तरीके से जा सकता है उन तरीक़ों के बारे में एक बार हम जान लेते हैं कि वो किन किन तरीक़ों से जा सकता है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका नेचर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन होगा, यानी वो x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर 2 लाइन है, एक मान लो हमारे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, ये येलो है और ये ब्लू है, दिख रहा है ना, ठीक। तो अभी क्या है, ये यहाँ पे ये जो दोनों मार्कर है, अगर ये दोनों लाइन होगा, मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 है और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 है, इज इक्वल टू 0, 2 अलग लाइन है। हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल जाएं, ऐसे हो सकता है ये दोनों लाइन पैरेलल जाएं, दिख रहा है ना, ये पैरेलल है। हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। 2 कंडीशन हो गया, पहला पैरेलल का हो गया, दूसरा किसका हो गया, इंटरसेक्ट का हो गया। पहला पैरेलल, ठीक, दूसरा इंटरसेक्ट हो गया। तीसरा हो सकता है कि ये लाइन ओवरलैप करे, मतलब जैसे कोलैप कर जाता है वैसे करे। दिख रहा है आपको दोनों लाइन? यस सर। ठीक है, आपको सिर्फ येलो दिख रहा होगा, तो हो सकता है ये दोनों कोलैप कर गए हों। अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखो ये लाइन दिख रहा है ना अब, हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके अलावा और क्या केस हो सकता है, आप खुद सोच के बताओ कि इन 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोलैप्स करे, ये ओवरलैप करे। तो इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास, या और इसकी कोई वैल्यू है जो जा सकता है इधर उधर कहीं? यही इसकी औकात है इस लाइन की, दोनों की। इसके अलावा कोई कुछ हो सकता है? बताओ, आप सोच के बताओ जरा। नो सर। ठीक है, नहीं होगा। तो अब क्या है कि हमें तो ये तो पता चल गया
कि लाइन पैरेलल जाएगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लाइन कोलैप्स करेगी, ओवरलैप करेगी। लेकिन अगर इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन तो दिया होगा, जैसी बात है, अगर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें इक्वेशन दिया रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वर्डिंग होगा और उस वर्डिंग से आपको इक्वेशन बनानी होगी। तो अगर हमें किसी तरीके से इक्वेशन मिल जा रहा है तो उस इक्वेशन से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे पहचानेंगे कि दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो पैरेलल जाएगा, कि इंटरसेक्ट करेगा, कि ये ओवरलैप करेगा। क्योंकि बैठ के एक एक पॉइंट करके जो है हम वो तो करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें उसका सोल्यूशन निकालेंगे नहीं। हमारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसका पॉइंट में ग्राफ पे आप ऐसे पॉइंट आउट करके फिर उसको मिलाओ, फिर देखो, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इक्वेशन को देख के कैसे हम पहचानेंगे कि ये लाइन का नेचर कैसा होगा, पैरेलल होगा कि इंटरसेक्ट करेगा कि ये ओवरलैप करेगा। तो ये नेचर जानने के लिए हम दोनों इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 में रिलेशन चेक करेंगे और वो रिलेशन अगर फुलफिल करेगा तो वो लाइन का जो नेचर होगा उस लाइन में वो एग्जिस्ट करेगा, कि वो पैरेलल है, कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कि वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो पहला लिखो आप लोग पैरेलल कंडीशन 1 या केस 1 पैरेलल लाइन। मान ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जिस पर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन होता है। ये कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, x0 x डैश y0 y डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन की जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ये हो गया आपका a1x + b1y + c1 = 0। आप ऐसे लिखो या फिर a1x + b1y = c1 लिखो, C1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब नंबर्स होगा तो आप नंबर्स को उसी फॉर्म में लिखोगे। तो मैं इसे a1x + b1y + c1 के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया, पहले इक्वेशन की लाइन हो गई। दूसरा इक्वेशन पैरेलल है, जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्ट्रेट होगा, इसलिए आप स्केल से लाना प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y = c2। ये तो इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ये क्या है कि ये दोनों पैरेलल हैं। उस कंडीशन में मान लो हमारे पास दो इक्वेशन दे दिया हो, ये इक्वेशन ये दे दिया, दूसरा इक्वेशन ये दे दिया। हमें ये पहचानना है कि ये दोनों पैरेलल होंगे कि क्या होंगे, कि पैरेलल होंगे। तो उस कंडीशन में आप दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, मतलब इस फॉर्म में लिख लोगे। लिखने के बाद आप देखोगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आप सबको पहले इस फॉर्म में बना लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर a1/a2 = b1/b2 है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन b1/b2 = c1/c2 ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 = b1/b2 हो बट नॉट c1/c2 हो। मतलब जो b1/b2 हो c1/c2 के इक्वल नहीं है। उस कंडीशन में जो इक्वेशन होगा, उसकी जो लाइन होगी, जो ग्राफ होगा, वो पैरेलल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। और अगर पैरेलल होगा इस कंडीशन में, बताओ कि इसका कितने सोल्यूशन होंगे, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, मतलब अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो ये इक्वेशन होगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन विथ नो सोल्यूशन। यहाँ लिख लेना इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। ठीक है ना, जब भी कंसिस्टेंट की बात आएगी, ध्यान रखना, जब भी कंसिस्टेंट की बात आएगी तो आप समझ लेना कि वो लाइन क्या है, वो पैरेलल है। अगला है, आप लिखो
इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग में लाइन क्या होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया x0 x डैश y0 y डैश। एक लाइन ऐसी है जो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, और दूसरा ऐसे है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो लाइनें हैं हमारे पास, ध्यान रखना, ऐसे बना लेना आप लोग। दो लाइनें हैं, ठीक, दो लाइनें हैं। अब ये क्या है, ध्यान देना कि दोनों लाइन एक यहाँ पे कट कर रहा है, देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आप इंटरसेक्शन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी इंटरसेक्शन हो, डजेंट मैटर, बस इंटरसेक्शन हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी ये पॉइंट मान लो ए मान लो, सपोज दैट ये पॉइंट ए मान लिया। अब ए से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और बी से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। तो मान लो ये हो गया एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स पे कितनी यूनिट चला और वाई पे कितनी यूनिट चला, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब इस ग्राफ का और इस ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, इसे हटा दो, इक्वल ही है वो c1 अपॉन c2। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इतना आपने देखा तो तुरंत बता दोगे कि ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। और इससे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, हाँ, सिंगल सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। आप यहाँ पर लिखोगे, इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। हाँ, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्ट एंड व्हाट, यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंस लाइन मतलब ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ऐसी लाइन जो ओवरलैप करें। जैसे मान लीजिए वही है सेम कंडीशन, x0 x डैश और y0 y डैश। अब यहाँ पे क्या है कि एक लाइन जो है ये लाइन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक दूसरी लाइन है जस्ट इसी पे है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये है आपका a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखो दो लाइनें हैं, दोनों ओवरलैप कर रहा है। उस कंडीशन में जो आपका कैसे चेक करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ध्यान रखना, अगर सभी का जो कोफिशिएंट है उसका जो रेशियो यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, उस कंडीशन में ये आपका जो है ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगी। मतलब लाइन जो है वो ओवरलैप करेगा, या कोइंसिडेंट लाइन इसे बोलेंगे हम। और इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन हो सकते हैं बताइए, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने पॉइंट पे कट करेगा, मतलब दोनों लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक सोल्यूशन होगा। तो जाहिर सी बात है, दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताया था, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि लाइन जो है वो कट करें एक दूसरे को, ठीक है, लाइन एक दूसरे को कट करें। अब कट करें, एक पॉइंट पे कट करें या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करें, डजेंट मैटर, बस कट करना चाहिए। ये बात समझ रही है ना, बस कट करना चाहिए। तो अभी देखो क्या है कि कंसिस्टेंट का केस ये हो गया, पहला के वो बताया आपको मैंने, जो इंटरसेक्ट करेगा तब भी वहाँ पे भी कंसिस्टेंट होगा। और अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो आप आज जितना आपने पढ़ा है उसको आप रिमाइंड कर लेना, देख लेना, और बाकी कल चीज़ें जो है वो हम कल देखेंगे हम लोग। सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए ठीक है, फिर एंजॉय करिए आप लोग, मिलते हैं कल।